हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल कैटलिस्ट एनहांस योर वे ऑफ लर्निंग। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि बोहर का एटॉमिक मॉडल क्या था, उसके पोस्टुलेट्स क्या थे। इसके अलावा हमने कुछ कैलकुलेशंस किए थे जिसमें हमने एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करना सीखा था और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है उससे एसोसिएटेड एनर्जी और वेलोसिटी का कैलकुलेशन हमने किया था। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिब्रोगलीज हाइपोथेसिस। तो डिब्रोगली के हाइपोथेसिस से पहले लाइट के बारे में एक आर्ग्यूमेंट चल रही थी कि लाइट एक वेव है कि लाइट एक पार्टिकल है। बहुत सारे लाइट से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स ने ये दिखाया कि वो पार्टिकल नेचर का है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पता चलता है कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर का है। लेकिन इसके अलावा आगे जाके जब हमने लाइट का डिफ्रैक्शन देखा, लाइट का इंटरफेरेंस देखा, तो ये डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस की प्रॉपर्टी तो वेव शो करती थी। इसका मतलब लाइट वेव भी है, ठीक है। जिसके कारण ये तय किया गया कि लाइट जो है वो पार्टिकल और वेव दोनों के जैसा बिहेव करता है। मतलब लाइट हैज़ डुअल नेचर, इट बिहेव्स बोथ एज अ पार्टिकल एंड एज अ वेव। अब उसी टाइम डी ब्रोगली ने क्या किया, यही थ्योरी इलेक्ट्रॉन पे वैलिडेट कर दी। जैसे कि इससे पहले लाइट को वेव मानने से पहले पार्टिकल माना जाता था और बोला जाता था कि लाइट एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है जिसका नाम फोटॉन है, और वही एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल आगे जाके क्या बन गई, वेव बन गई। तो इलेक्ट्रॉन ने क्या बिगाड़ा है, इलेक्ट्रॉन भी तो क्या है, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है। तो इलेक्ट्रॉन भी लाइट और वेव दोनों के जैसा बिहेव कर सकता था, ऐसा डी ब्रोगली ने सजेस्ट किया। तो उन्होंने क्या किया, उस समय लाइट के एनर्जी के लिए दो बहुत ही फेमस एक्सप्रेशंस थे। पहला एक्सप्रेशन दिया था प्लैंक मैक्सवेल ने, जिसका वैल्यू था E इज इक्वल टू HF, जहाँ पे F को कहा गया क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, और H तो तुमको पता है प्लैंक्स कांस्टेंट। और आइंस्टाइन के अनुसार E इज इक्वल टू होता है mc स्क्वायर, जहाँ पे m क्या है, मास ऑफ फोटॉन, ये लाइट के लिए था। और इसके अलावा c जो है वो था स्पीड ऑफ लाइट। तो बोहर ने क्या किया, दोनों ही इक्वेशन को कंबाइन किया। अब देख सकते हो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, मतलब इसका राइट हैंड साइड भी सेम होगा। मतलब HF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mc स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने तुमको पिछले लेक्चर में बताया था कि फ्रीक्वेंसी जो होता है वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और प्रोपोर्शनैलिटी हटती थी तो क्या लगता था, याद है, c। मतलब फ्रीक्वेंसी को मैं c बाय लैम्डा लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इसको उठाओ यहाँ लगा दो, तो h का h रहेगा और f के बदले क्या आ जाएगा, c बाय लैम्डा विल बी इक्वल टू mc स्क्वायर। यहाँ से देख सकते हो एक c से एक c कैंसल आउट हो गया और क्या बचा, h अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू mc। अब ये तो रही लाइट की बात। मान लेते हैं लेट फॉर इलेक्ट्रॉन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बी v। मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या है, v है। अब यहाँ पे c तो स्पीड की, लाइट की स्पीड थी, तो c के बदले क्या लग जाएगा यहाँ पे, v। मतलब इसी इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, h अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू mc के बदले क्या आ जाएगा यहाँ पे mv, ठीक है। अब लैम्डा को वहाँ भेजेंगे, mv नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब याद है मास इंटू वेलोसिटी क्या होता था, मोमेंटम, जिसको हम लोग p से इंडिकेट करते थे। मतलब लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, h अपॉन t। ये था डी ब्रोगली का इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में लैम्डा क्या शो कर रहा था, इलेक्ट्रॉन की वेव प्रॉपर्टी शो कर रहा था। और इसके अलावा मोमेंटम किसका होता है, मोमेंटम तो पार्टिकल का होता है। तो इससे इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर भी रिप्रेजेंट हो गया। दैट मीन्स डी ब्रोगली ने इन दोनों इक्वेशन का यूज करके एक ऐसा इक्वेशन दिया जो कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर और उसका पार्टिकल नेचर दोनों को सेटिस्फाई कर पाया, ठीक है। और डी ब्रोगली के हाइपोथेसिस से ही क्या हुआ, श्रोडिंगर ने क्या किया, अपना एक इक्वेशन बनाया जो इक्वेशन बताता है कि इलेक्ट्रॉन का एटम के आसपास, दैट मीन्स न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन का पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा कहाँ है। मतलब इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड कहाँ है, ठीक है। तो श्रोडिंगर ने इस चीज़ को पता करने के लिए अपना एक इक्वेशन दिया गया जिसे हम बोलते हैं श्रोडिंगर्स इक्वेशन, ठीक है, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। बिफोर मूविंग ऑन टू दैट, टेक अ स्क्रीनशॉट। तो फाइनली डी ब्रोगली के थ्योरी से हमको पता चल पाया कि इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर होता है, मतलब इट बिहेव्स बोथ एज अ पार्टिकल एंड एज अ वेव। अब इससे पहले जब हम इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल नेचर देख रहे थे
तो इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस जो था वो फिक्स था, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाता था, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का पोजीशन जो है हमें बोल सकते हो कि पता था। लेकिन प्रॉब्लम तब हुआ जब अगर मैं इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव ट्रीट करूँगा, तो वेव तो क्रेस्ट सेंटर ऑफ मोशन करता है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि वे इलेक्ट्रॉन का पोजीशन इस न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स नहीं है, ठीक है। तो हम और कुछ नहीं बल्कि प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड कहाँ होगा, और इसी को प्रिडिक्ट करने के लिए श्रोडिंगर ने अपना एक इक्वेशन दिया जिसको कहा गया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। तो देखकर लग रहा होगा कि ये बहुत ही हार्ड है, लेकिन है बहुत आसान। हार्ड इसलिए लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म्स तुमने पहली बार देखे होंगे, ठीक है, जैसे कि ये साई क्या है, ये जो डेल है वो क्या है, ठीक है। तो धीरे धीरे करके ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले देखो साई क्या है। साई को हम क्या बोलते हैं, वेव फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। और ये और कुछ नहीं बल्कि इट इज द वेवलेंथ, सॉरी एम्पलीट्यूड of wave associated with electron। ये और कुछ नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन जब वेव नेचर, मतलब अगर मैं इलेक्ट्रॉन को वेव नेचर के रूप में देखूं तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, वो है तुम्हारा साई। मतलब ये क्या है, एम्पलीट्यूड ही है बोल सकते हो, ठीक है। जैसे कि एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है तो ये जो लाइन है ना, ये उसका मीन पोजीशन कहलाता है, मीन पोजीशन, ठीक है। तो कोई भी वेव अपने मीन पोजीशन से मैक्सिमम कितना दूर है वो क्या कहलाता है, उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है, ठीक है। और इसी को ही हम साई बोलते हैं, ठीक है। अब साई का सिग्निफिकेंस क्या है, साई का खुद का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन साई का स्क्वायर जो होता है ना, पहले लिख देता हूं, साई हैज नो सिग्निफिकेंस बट साई स्क्वायर जब हम लोग करते हैं तो साई स्क्वायर हमको इलेक्ट्रॉन का मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन बता देता है। क्या बता देता है, साई स्क्वायर और कुछ नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बता देता है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा कहाँ है, ये बताने के लिए साई स्क्वायर लाया गया, ठीक है। तो साई स्क्वायर इज यूज्ड टू डिटरमाइन द मोस्ट probable position of electron around nucleus, ठीक है। अब साई की वैल्यू किसके किसके ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन 3D स्पेस में कहीं भी ट्रैवल कर सकता है। अब 3D स्पेस में क्या क्या स्पेसेस होते हैं, एक तो एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है और एक जेड एक्सिस होता है, ठीक है। तो साई की वैल्यू जो है वो किसके किसके ऊपर डिपेंड करेगी, साई की वैल्यू एक्स, वाई और जेड तीनों के ऊपर ही डिपेंड करती है। मतलब साई एक्स, वाई और जेड के अनुसार चेंज होता रहता है, ठीक है। अब साई का मतलब क्या, एम्पलीट्यूड एसोसिएटेड विथ वेव, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को अगर मैं वेव के रूप में देखूं तो फिर उससे जो उस इलेक्ट्रॉन की एम्पलीट्यूड होगी वही क्या है, तुम्हारा साई है, जो कि किसके पे डिपेंड कर रहा है कि हमारा इलेक्ट्रॉन एक्स, वाई या जेड कौन से एक्सिस में है, ठीक है। अब इसके बाद ये डेल क्या है, यहाँ पे डेल को हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन के बारे में तो तुमने पहले पढ़ा होगा, क्या होता है डिफरेंशिएशन। जैसे कि अगर मेरे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, मान लेते हैं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है क्या था, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। मतलब वेलोसिटी की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड कर रही है और टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है। अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को लिख दूं 2t², ठीक है, तो अब बताओ वेलोसिटी का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, डेल के बदले यहाँ पे क्या लग जाएगा, ds/dt। मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल गिव यू वेलोसिटी। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या हो जाएगा, 4t हो जाएगा, ये है ना, 2 2 4, 4t का पावर 2 - 1 मतलब t, मतलब 4t हो जाएगा। अब मान लो इसमें पूछा एट 5th सेकेंड मुझे वेलोसिटी पता करनी है, तो क्या करूँगा,
डिस्प्लेसमेंट को डिफ्रेंशिएट करके टी की वैल्यू पुटअप कर दूंगा, तो क्या मिल जाएगा मेरे को 4 × 5 मतलब 20 मीटर पर सेकंड में मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी। फिर से देखना, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है। अगर हमारी पूरी जर्नी 1 घंटे की है तो उस 1 घंटे में वेलोसिटी कितनी होगी ये निकालना क्या है, तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी है। लेकिन उस 1 घंटे की जर्नी में 10वें मिनट में, 5वें सेकंड में, 6वें सेकंड में वेलोसिटी कितनी होगी, इसको निकालना क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाता है। ठीक है, तो एक बहुत ही कम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए अगर मुझे वेलोसिटी पता करना है तो फिर उसमें डेल के बदले क्या लग जाता है, डी लग जाता है। डी का मतलब क्या, डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो एस का वैल्यू क्या दिया था, 2t², तो 2t² को डिफरेंशिएट कर दो तो क्या मिलेगा, 4t। ठीक है, अब कौन से सेकंड के लिए फाइंड करना था, 5th सेकंड के लिए, तो 4 5 से कितना आ गया, 20। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है। सोचो अगर टाइम को मैं 10 कर दूँ तो 4 × 40 हो जाएगा। टाइम की वैल्यू अगर मैं 30 कर दूँ तो 4 × 30 120 हो जाएगा। मतलब टाइम जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे वेलोसिटी भी चेंज होगी, है ना। तो इसीलिए हम वेलोसिटी को क्या करते हैं, डिस्प्लेस वेलोसिटी को निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट को टाइम के हिसाब से डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, अब अगर मेरे पास एक ऐसा फंक्शन है जो एक नहीं बल्कि 2 चीज़ों पे डिपेंड करे, भैया वेलोसिटी तो सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंड कर रही थी, टाइम पर, लेकिन अगर मेरे पास एक ऐसा फंक्शन है जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रोथ ऑफ प्लांट मेरे पास एक फंक्शन है, मान लेते हैं वो g है। ठीक है, तो ग्रोथ ऑफ प्लांट जो है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, क्या क्या, एक तो उसको वाटर कितना मिल रहा है और दूसरा उसको सनलाइट कितनी मिल रही है। मतलब वाटर की अवेलेबिलिटी और सनलाइट की अवेलेबिलिटी दोनों ही प्लांट के ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं देखूं कि ग्रोथ को सिर्फ वाटर कितना इफेक्ट कर रहा है, मतलब वाटर के लेवल को, वाटर के अवेलेबिलिटी को कम ज़्यादा करने से ग्रोथ कितना इफेक्ट हो रहा है वो बस देखना है, तो फिर हम क्या करेंगे, पूरा डिफरेंशिएशन नहीं लगा सकते। पूरा डिफरेंशिएशन का मतलब ये हो जाएगा कि वो सिर्फ वाटर पे डिपेंड कर रहा है, सनलाइट पे नहीं। हम क्या कर लगाएंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन को डी के बदले डेल से इंडिकेट कर देते हैं। ठीक है, वैसे अगर मुझे निकालना है कि सिर्फ सनलाइट के कारण ग्रोथ कितना इफेक्ट हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ ग्रोथ विथ रिस्पेक्ट टू सनलाइट कर दूंगा। ठीक है, तो फिर जब हमारी वैल्यू किसी एक ही दूसरी वैल्यू पे डिपेंड करती है तो हमको उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। ठीक है, पूरा डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। लेकिन अगर हमारी एक वैल्यू 2 अलग अलग वैल्यूज के ऊपर डिपेंड कर रही है और हमको पता करना है कि सिर्फ एक वैल्यू को चेंज करने से हमारी मेन वैल्यू कितने से इन्फ्लुएंस हो रही है, कितना चेंज हो कर रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ठीक है, एक बार फिर से, वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ टाइम पे डिपेंड कर रही थी, मतलब वेलोसिटी को इन्फ्लुएंस करने वाला सिर्फ एक फैक्टर है, टाइम। लेकिन ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करने वाला 2 फैक्टर है, क्या क्या, एक वाटर और एक सनलाइट। तो मैं अगर पता करूं कि ग्रोथ सिर्फ वाटर के कारण कितना इफेक्ट हो रहा है तो मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ ग्रोथ विद रिस्पेक्ट टू वाटर करूंगा। और मुझे अगर पता करना है कि सिर्फ और सिर्फ सनलाइट के कारण ग्रोथ कितना इफेक्ट हो रहा है तो फिर मैं क्या करूंगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ ग्रोथ विद रिस्पेक्ट टू सनलाइट करूंगा। ठीक है, तो उन दोनों, हालांकि वो दोनों फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है लेकिन एक फैक्टर के ऊपर वो कितना डिपेंडेंट है, एक फैक्टर को चेंज करने से उसमें कितना चेंज आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, बिफोर मूविंग ऑन टेक अ स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम देखेंगे कि श्रोडिंगर इक्वेशन का डेरिवेशन कैसे करेंगे। तो अब आ जाते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के डेरिवेशन में। ठीक है, तो इस इक्वेशन के डेरिवेशन की शुरुआत होती है इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी से। टोटल एनर्जी को इसे इंडिकेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, उसका काइनेटिक एनर्जी प्लस उसका पोटेंशियल एनर्जी। मान लेते हैं उसका पोटेंशियल एनर्जी है कैपिटल V। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो पता ही है, क्या होता है, 12mv²। अब यहाँ पे v का मतलब यहाँ पे छोटा v वेलोसिटी इंडिकेट कर रहा है और कैपिटल V जो है वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की वाली बात नहीं है। छोटा v क्या है, वेलोसिटी, और बड़ा v क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग v से इंडिकेट कर दिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं 12mv² में m मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ तो चलेगा, क्या ही होगा, m से m कैंसिल होगा, एज इट इज़ वही का वही हो जाएगा। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, देखो ये हो जाएगा हाफ, ये m इंटू एम क्या हो जाएगा, m² v² और अपॉन में m का m प्लस v का v। ठीक है, ये m मैंने क्या कर दिया, m से मल्टीप्लाई किया तो m² v² अपॉन में m आ गया। क्या मैं इसको mv का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, m² v² को mv का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं। ठीक है, और हमको पता है कि
एम वी इज इक्वल टू क्या होता है, मोमेंटम पी। तो मैं एम वी को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी लिख सकता हूँ। तो ई विल बिकम इक्वल टू हाफ पी स्क्वायर अपॉन में एम प्लस वी। ठीक है। अब फ्रॉम डी ब्रोगलीज इक्वेशन, फ्रॉम डी ब्रोगलीज इक्वेशन हमको पता है लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन पी। तो अगर मैं पी को इधर भेजूँ, लैम्डा को वहाँ भेजूँ, तो पी क्या हो जाएगा, एच अपॉन लैम्डा। ठीक है। इस पी की वैल्यू को उठाओ और इक्वेशन में रख दो, तो एनर्जी का नई वैल्यू आ जाएगी हाफ पी के बदले क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर, एम का एम प्लस वी का वी हो गया। ठीक है। अब यहाँ 2 मल्टीप्लाई होगा और ये की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच स्क्वायर अपॉन 2 लैम्डा स्क्वायर एम और प्लस वी का वी हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे प्लस वी को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वी इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन में 2 लैम्डा स्क्वायर एम। लैम्डा स्क्वायर को वहाँ भेजो, ये हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन ई अपॉन 2m इंटू ई माइनस वी, ई माइनस वी। ये समझ आया ना क्या हुआ है, प्लस वी को वहाँ भेजे, माइनस वी इज इक्वल टू एच, ये एज इट इज रहा, एच स्क्वायर अपॉन 2 लैम्डा स्क्वायर एम एज इट इज रहा। लैम्डा स्क्वायर जो डिवाइड में था वो यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा और ई माइनस वी जो मल्टीप्लाई में था वो यहाँ जाके डिवाइड हो गया। तो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू फाइनली हमको क्या मिली, एच स्क्वायर अपॉन 2m इंटू ई माइनस वी। ठीक है। इसको फिलहाल के लिए हम इक्वेशन 1 दे देते हैं, है ना। अब जैसे कि मैंने तुमको बताया था कि साई जो है डिपेंड्स ऑन एक्स वाई एंड जेड एक्सेस। साई जो है वो एक्स वाई और जेड तीनों एक्सेस पे डिपेंड करता है। मतलब साई एक्स की वैल्यू भी साई को अफेक्ट करेगी, वाई का वैल्यू भी साई को अफेक्ट करेगी, जेड की वैल्यू भी साई को अफेक्ट करेगी, है ना। जस्ट लाइक हमने एग्जांपल लिया था ना कि ग्रोथ जो है वो 2 फैक्टर पे डिपेंड करता था, क्या क्या, वाटर और सनलाइट, है ना। तो फिर सिर्फ वाटर पे कैसे डिपेंड करता था, याद है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ ग्रोथ विथ रिस्पेक्ट टू वाटर और पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ ग्रोथ विथ रिस्पेक्ट टू सनलाइट। इन दोनों को प्लस करूंगा तब जाके मुझे टोटल ग्रोथ का चेंज पता चल पाएगा, है ना। तो सिमिलरली एक्स वाई और जेड एक्सिस में इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर कैसा है, उसी के बेसिस पे हम साई की वैल्यू डिटरमाइन कर पाएंगे। ठीक है। मतलब अगर मुझे साई की वैल्यू जाननी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, साई का पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, एक बार एक्स एक्सिस से, एक बार वाई एक्सिस से और एक बार जेड एक्सिस से। ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, partial differentiation of psi with respect to x plus partial differentiation of psi with respect to y plus partial differentiation of psi with respect to z करेंगे। ठीक है। अब एटॉमिक लेवल पे एक बार पहला डेरिवेटिव कुछ नहीं देता, पहली बार डिफरेंशिएट करने से हम लोग को कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तब जाके हम लोग को कुछ वैल्यूज जो हैं वो मिल पाएंगे। ठीक है। तो श्रोडिंगर ने यही किया, ली गई वैल्यू को दोबारा डिफरेंशिएट किया। एक बार डिफरेंशिएटेड वैल्यू को जब दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, डबल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास y था, उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, dy बाई dx मिलेगा। दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर मिलेगा। तीसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो d क्यूब y अपॉन dx क्यूब मिलेगा, है ना। तो हमको क्या करना है, इन तीनों वैल्यूज़ को दूसरी बार डिफरेंशिएट कर लेना है। तो d के बदले यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे थे हम, डेल, तो d स्क्वायर के बदले क्या यूज़ करेंगे, डेल स्क्वायर अपॉन में dx, मतलब dx का स्क्वायर मतलब डेल x का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर साई अपॉन dy का स्क्वायर। इसको भी डबल डिफरेंशिएट किया तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल z का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आई माइनस के स्क्वायर लैम्डा। माइनस के स्क्वायर साई है। ठीक है। अब यहाँ पे k क्या है, k को हम बोलते हैं वेव नंबर, k को हम बोलते हैं वेव नंबर। ठीक है। वेव नंबर क्या है, अगर मेरे पास एक वेव है, ठीक है, अब इसका मान लो कुछ लेंथ होगा, टोटल पाथ कुछ होगा, लेकिन हमको पता करना है कि सिर्फ एक यूनिट लेंथ में कितने वेव्स एसोसिएटेड हैं। द नंबर ऑफ वेव्स एसोसिएटेड इन अ यूनिट लेंथ निकालना है। तो क्या होगा, ये देखो, ये 1, ये 2, ये 3 और ये क्या हो गया 4। मतलब 1 मीटर के डिस्टेंस में 4 वेव्स एसोसिएटेड हैं, तो वेव नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या था, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड, एक सेकंड में
कितने बार वाइब्रेट हुआ है, वो क्या था, फ्रीक्वेंसी। लेकिन एक यूनिट लेंथ में कितना वेव हमको प्राप्त हुआ है वो क्या कहलाएगा, तुम्हारा वेव नंबर। ठीक है, वेव नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, k इज इक्वल टू 2π/λ। ठीक है, अब बिफोर मूविंग फर्दर पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन और टेक अ स्क्रीनशॉट। अब कुछ नहीं करना है, k की वैल्यू उठानी है और इस इक्वेशन में रख देना है। तो क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर जाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर विल बिकम इक्वल टू -2π/λ का स्क्वायर। मतलब यहाँ पे माइनस का माइनस, k का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, पाई का स्क्वायर मतलब पाई स्क्वायर और लैम्डा का स्क्वायर मतलब लैम्डा का स्क्वायर हुआ ना। k के बदले भाई 2π/λ है, तो k का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर देखो ये हो जाएगा 2π/λ का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, पाई का स्क्वायर और लैम्डा का स्क्वायर का लैम्डा का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा -4π स्क्वायर अपॉन लैम्डा का स्क्वायर और जाई का जाई हो गया। ठीक है, अब ये माइनस वाला टर्म को यहाँ लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस वाला टर्म जब यहाँ आएगा तो प्लस होगा, तो डेल स्क्वायर जाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर, माइनस वाला टर्म यहाँ के प्लस 4π स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर जाई हो गया इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन नंबर 1 में देखो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एच स्क्वायर अपॉन 2m इंटू ई माइनस वी। इसको उठाओ और लैम्डा स्क्वायर के बदले ये वैल्यू को रख दो। क्या मिलेगा, डेल स्क्वायर जाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 4π स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, क्या मिलेगी, एच स्क्वायर अपॉन 2m इंटू ई माइनस वी। ठीक है, और साई का साई हो गया इज इक्वल टू 0। अब ये डिवाइड वाला टर्म जब उसको ऊपर भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, बाकी सब तो इसको एज इट इज ही उतारना है। डेल स्क्वायर जाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जाई अपॉन डेल जेड का स्क्वायर प्लस, अब देखो ये 4π स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2m इंटू ई माइनस वी से, है ना। डिवाइड वाला टर्म जब ऊपर जाता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, साई का साई लिखेंगे और अपॉन में क्या बचा है, एच का स्क्वायर। ये 4π स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, डेल स्क्वायर जाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 4 2 8 पाई स्क्वायर m ई माइनस वी साई अपॉन में एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं, ये वैल्यू कहाँ से आई तुमको पता है ऑलरेडी। ठीक है, और जाई की वैल्यू क्योंकि 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक्स वाई और जेड। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो मुझे इन तीनों के रिस्पेक्ट में उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। जस्ट लाइक हमने जब ग्रोथ निकालना था तो टोटल ग्रोथ निकालने के लिए क्या किया, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ सनलाइट प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वाटर। सिमिलरली अगर मुझे जाई निकालना है तो मुझे जाई का ही डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई एंड विथ रिस्पेक्ट टू जेड। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ जाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ जाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई एंड जेड ऑल्सो। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसका डबल डिफरेंशिएशन किया। देखो एक बार डिफरेंशिएशन करते बताया था ना, y इज इक्वल टू, अगर मुझे मेरे पास x है तो dy बाई डी एक्स, पहली बार डिफरेंशिएट करूंगा y का तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा। दूसरी बार डिफरेंशिएट करूँ तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। सिमिलरली अगर मैं इसको फिर से डिफरेंशिएट करूंगा तो d के बदले यहाँ पे क्या है, डेल है, तो दोबारा डिफरेंशिएट करने पे क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर वाई बाई डेल जेड डेल वाई स्क्वायर और डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू माइनस के स्क्वायर जाई। ठीक है, ये श्रोडिंगर ने ऑब्जर्व किया कि इस वैल्यू को दोबारा डिफरेंशिएट करने से हमको माइनस के स्क्वायर साई मिलता है, जहाँ पे के क्या था, वेव नंबर। वेव नंबर क्या है कि किसी भी वेव में एक यूनिट लेंथ में कितने वेव्स एसोसिएटेड होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेव नंबर बोलते हैं। तो और के की वैल्यू क्या होती है, 2π/λ। ठीक है, तो के स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, तो 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, लैम्डा का स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर। बस अब इस के स्क्वायर की वैल्यू को उठाओ और फिर इक्वेशन में रख दो।
ठीक है। इक्वेशन पे रखे तो माइनस के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 4π² अपॉन लैम्डा का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 4π² लैम्डा स्क्वायर जाई का जाई। अब ये माइनस वाला टर्म यहाँ आ गया, प्लस हो गया, प्लस होने के बाद लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से उठा के यहाँ पे रख दिया गया, इसको ऊपर भेजा गया तो ये मल्टीप्लाई हुआ, मल्टीप्लाई होने के बाद फाइनली हमको ये आंसर मिला। दिस इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, बिफोर मूविंग फर्दर टेक अ स्क्रीनशॉट। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वांटम नंबर्स, उसके टाइप्स और उससे रिलेटेड बीएससी फर्स्ट ईयर में आने वाले सारे न्यूमेरिकल्स और इसके अलावा हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो तब तक तैयारी करते रहिए और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के डेरिवेशन को बार बार प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए दिस इज अनमोल सिंह ठाकुर साइनिंग ऑफ।